हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं। अब ट्रेड वर्ड तो आप सबको पता ही है। ट्रेड मीन्स क्या होता है? सेल परचेज करना। अब ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। यानी जो सेल परचेज होना है वो इंटरनेशनल लेवल पे होना है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच होना है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच मीन्स इंडिया से अदर कंट्रीज़ को, अदर कंट्रीज से इंडिया को होगा। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स की बात कहूँ तो हम फर्स्ट कह सकते हैं, और बल्कि इसको हम पहले से और समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा और पहले से अगर समझें तो किस तरह से आएगा। अगर हम प्री ब्रिटिश पीरियड कहें तो हम लोग फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज फाइनल गुड्स का हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखें ब्रिटिश पीरियड के अंदर तो हमारा फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन, उसका वॉल्यूम, वो सब बिगड़ गया। और ये क्यों हो पाया? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो ब्रिटेन की पॉलिसीज आई, कौन सी पॉलिसीज? रेस्ट्रिक्टिव कमोडिटी प्रोडक्शन, कुछ कुछ कमोडिटीज के प्रोडक्शन को रोक लगा देना, या ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, आपको याद आ रहा होगा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण उनकी ट्रेड पॉलिसी थी। क्या थी ये? शॉर्ट में आपको बताता हूं, आपको याद आएगा। अगर यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं था। ब्रिटेन से फाइनल गुड्स इंडिया में आ रहे थे, उस पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अगर हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गुड्स इंडिया से किसी अदर कंट्रीज में जा रहे थे तो उस पर हैवी टैक्सेशन था। तो इससे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो अगर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसको हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, आप देखिए इसको। क्या रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यानी हम लोग क्या कर रहे थे? प्राइमरी प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। और फाइनल गुड्स का क्या कर रहे थे? हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको। यहां वर्ड ध्यान देना है, रॉ। सिल्क कैसा? रॉ। कॉटन कैसा? रॉ। वूल कैसा? रॉ। ये सब रॉ है। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट। क्लोथ्स क्या हो गया है? फाइनल प्रोडक्ट। एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा, किस तरह से हुआ? इंडिया बन गया है, क्या बन गया है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो रॉ है उसका एक्सपोर्टर बन गया है, और जो फाइनल है उसका इंपोर्टर बन गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? जो ब्रिटेन था वो मैक्सिमम ट्रेड इंडिया से ही कर रहा था।
यानी इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड किससे हो रहा था? ब्रिटेन से हो रहा था। तो सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। British government maintained a monopoly control over India's exports and imports. Monopoly means single control. हमने इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था। सिंगल कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड माने वहीं से होना था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था टू Britain, while the rest was allowed, with few other countries like China, Ceylon यानी श्रीलंका and Persia यानी ईरान and Persia ईरान। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है वो अब आएगी, देखेंगे। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1869 served as a direct route for the ships of operating between India and Britain। यानी सेकंड पॉइंट में हमें क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट में क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड कहां से हो रहा है? ब्रिटेन से हो रहा है। उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ब्रिटेन से, और यानी मोर देन हाफ से ज्यादा ब्रिटेन से हो रहा था और कुछ अदर कंट्रीज से हो रहा था। और इस बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न कब आता है? जब स्वेज कनाल की स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल। तो इसको हम मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ध्यान देंगे। अभी देखिए, यहां पर यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, और यहां पर इंडिया है। यूके, इंडिया। ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल से पहले ब्रिटेन को जो ट्रेड करना पड़ रहा था वो पूरा एक सर्किल लेते हुए, यानी बहुत लंबा रास्ता, यहां से ब्रिटेन आया 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 और यहां इंडिया में पहुंचा। तो जो रूट था वो काफ़ी लॉन्ग था। लेकिन जो ओपनिंग हुई स्वेज कनाल की, वहां उसके बाद देखिए रूट कितना कम हो गया। ये रूट सीधा आ गया, ये देखिए। तो एक डायरेक्ट रूट मिलता है। अब जो ओपनिंग हुई स्वेज कनाल की, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए वो जरा देखें ध्यान से। The opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier। अभी मैप को समझने के बाद में आपको ये लाइन पूरी समझ में आ रही होगी कि द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier। आगे, the canal provided a direct route, the canal provided a direct trade route for ships opening between Britain and India and avoiding the need to sail around Africa। अब अफ्रीका होते हुए नहीं आना है। अब शॉर्ट में अगर इसको हम समराइज करें तो क्या बताती है? स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, यानी एक स्ट्रेटजी बनाए हम या इकोनॉमिक फंड्स की बात करें, दोनों ही हिसाब से इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। दोनों ही पॉइंट के अंदर आप देखेंगे स्ट्रेटजिकली एंड इकोनॉमिकली ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल से क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट हुआ है कि ब्रिटेन से जो ट्रेड हो रहा था वो, और मैक्सिमम ट्रेड कहां से हो रहा था? ब्रिटेन से ही हो रहा था। तो स्वेज कैनाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर।